तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जिनजुई काउंटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक जियोंग क्लैन होता है यानी जियोंग सेक्टर होता है। तो यहीं पर दिखाता है कि एक डॉक्टर जो होता है वो एक बच्चे को चेक कर रहा होता है, एक बच्चे की पल्स को चेक करता है जो कि अभी भी यहाँ पर पैदा हुआ है। तो ये हमारा हीरो जियोन होता है। तो जियोनशिन जब वहाँ पर पैदा होता है तो उसका फादर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद एक लंबी सांस लेता है। तो उसका फादर कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जो होता है उसे बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि इस बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खास है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा खास है और 20 साल की उम्र के बाद ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बात सुनते ही फादर उसे कहता है कि यहाँ जैसा ही होना था क्योंकि इसकी माँ मर गई, जैसे ये पैदा हुआ ये अपनी माँ को खा गया तो इसने तो यहाँ पर ऐसा होना ही था। तो डॉक्टर क्योंकि मेडिकल साइंस को मानता है वो यहाँ पर इस तरह के अंधविश्वास की बातों को नहीं मानता। वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक डॉक्टर के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो फादर उसे कहता है कि क्या यहाँ पर मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। एक अनलकी बच्चा जो कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और 20 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है कि मैं इस बच्चे के बारे में और क्या कहूंगा। लेकिन डॉक्टर जो होता है उसे वहां पर अपनी मेडिकल की भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर कुछ खास मेरिडियन है। एक खास मेरिडियन ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्टिवेट हो जाएगी जब ये 20 साल की उम्र तक पहुंचेगा। जब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी की एनर्जी के साथ तो वो पूरी तरह से ओवर पावर्ड हो जाएगी। अगर देखा जाए तो अभी भी इस बच्चे की बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर है। ये बच्चा पावर के साथ ओवरफ्लोइंग होने वाला है और साथ ही एक प्रोडिजी बनेगा यानी कि मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसकी की पावर बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इसकी बॉडी के अंदर एक एपेक्स मेरिडियन पॉइंट है जो कि हर किसी के में नहीं होता। इसके हेड के अंदर, इसके क्राउन के अंदर वो लोकेटेड है और जब यहाँ पर ये फुल पावर के साथ एक्टिवेट होगा तब वो एनर्जी जो है वो इस लड़के की बॉडी को कंज्यूम कर लेगी और उसके बाद यहाँ पर एक बूम, एक धमाका होगा और ये लड़का जो है अपने साथ साथ यहाँ पर काफी सारे लोगों को ले मरेगा। हमारी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तो यही कहा जाएगा कि ये लड़का एक डिवाइन डेथ स्टार है जो कि 20 साल की उम्र में फट जाएगा और साथ ही अपने साथ बहुत सारे लोगों को मार डालेगा। लेकिन असल में इसे हीवनली असेंशन भी कहते हैं। कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि कुछ लड़के ऐसे होते थे हीवनली डेथ स्टार वाले जिन्होंने यहाँ पर अपनी मार्शल प्रोसेस के ऊपर काबू पा लिया और जब उन्होंने अपनी की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया तो वो इस दुनिया के रूलर बने। यानी कि वो लाखों में एक होते हैं बल्कि करोड़ों में एक होते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पास इस बच्चे को ठीक तरह से कल्टीवेट करना होगा। अगर इस बच्चे को ठीक से कल्टीवेट किया गया तो ये लड़का एक दिन यहाँ पर बहुत ही महान बन सकता है। हो सकता है कि ये पूरी की पूरी म्यूरियम वर्ल्ड का रूलर बन जाए। लेकिन फादर जो होता है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है कि ये बस एक बेकार बच्चा है जिसकी वजह से उसकी मां मर गई है। तो फादर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए तो बस ये एक ऐसा बच्चा है जो श्रापित है जो कि 20 साल की उम्र में मर जाएगा और अपने साथ अपनों को भी लेकर मरेगा। डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि हाय तुम अपने आप को एक फादर कहते हो जो कि एक बच्चे को जो कि अभी पैदा हुआ है उसे एक श्रापित कह रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही फादर जो होता है वो कहता है कि ओवरसीयर तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आएगा और तुम्हारी जितनी पेमेंट बनती है वो सारी तुम्हें दे दी जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझने वाले हो और इसी के साथ ही डॉक्टर गुस्से के साथ खुद ही वहां पर से चल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर वहां पर से बाहर आते वक्त सोच रहा होता है कि अगर ये लड़का किसी डिमोनिक सेक्टर में होता तो ये एक डीमन गार्ड बन जाता। अगर ये किसी राइटियस और सेक्टर में होता जहां पर लोग इसकी कदर करते तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का रूलर बन सकता था, ये एक बहुत ही महान इंसान बन सकता था। यहाँ तक कि ये इस म्यूरियम का, इस चाइना का एम्परर भी बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक बेवकूफ इंसान और अपने बच्चे को श्रापित समझता है। अब तो बस यहाँ पर यही उम्मीद की जा सकती है कि ये लड़का खुद से अपने आप से यहाँ पर कोई एनलाइटमेंट ढूंढ ले यानी कि अपने आप को स्टेबल करने का कोई तरीका ढूंढ ले और जहाँ पर 20 साल के उस पाथ को क्रॉस कर ले। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें काफी साल गुजरने के बाद का दिखाया जाता है। तकरीबन 15 साल के बाद का दिखाते हैं। 15 साल के बाद अब यहाँ पर जियोंग फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है जहाँ पर फादर जो होते हैं वो सभी फैमिली को इकट्ठा करते हैं। अब उसके यहाँ पर 2 बेटे होते हैं, बड़े बेटे की वाइफ और साथ में उसकी बेटी भी होती है और साथ में उसकी एक बेटी और साथ में एक दूसरा बेटा होता है। फादर इसी के साथ अपना कप उठाता है और सभी लोगों से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हमारी फैमिली बहुत ज्यादा महान बन चुकी होगी क्योंकि उसका जो सेकंड सन होता है, दूसरा बेटा जो होता है उसे जोंगनैन सेक्टर के अंदर एडमिशन मिल गया होता है। वो बहुत ही जल्दी जोंगनैन सेक्टर में जाने वाला है। तो इसी वजह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जोंगनैन सेक्टर में जब उनका बेटा जाएगा तो वहां पर से एक महान मार्शल मास्टर बनकर वापिस आएगा। सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, बड़ा भाई छोटी बहन सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। और इसी के साथ ही फादर कहते हैं तो सभी लोग यहाँ पर अपना अपना जाम उठाओ और हम सभी लोग आज यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो खाली कुर्सी की तरफ देखता है जो कि हमारे जियोन की है। तो वो उस कुर्सी की तरफ देखने के बाद कहता है फादर जियोनशिन अभी तक यहाँ पर नहीं आया, क्या आपने उसे बुलाया भी था? तो फादर उसे कहते हैं कि वो अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में, मैंने उसे ट्रेनिंग करने का कहा था और स्पेशली कहा था कि यहाँ पर ना आए। तो ये बात सुनते ही ब्रदर कहता है लेकिन फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सभी फैमिली इकट्ठी है। तो फादर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़के को यहाँ पर नहीं होना चाहिए जब हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं? एक श्रापित बच्चे का यहाँ पर क्या काम है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी खुशियों में भंग डाल देगा यानी कि वो हमारी खुशियों को नजर लगा देगा। तो इसी के
साथ सभी लोग फादर की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन माइस योनशिन का दिखाता है कि माइस योन जो था अपने रूम में वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अपनी ही फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को अपग्रेड करके एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बना रहा होता है ताकि वो अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसे ये बात पता है कि वो एक डिवाइन डेथ स्टार है और 20 साल की उम्र में वो मर जाएगा। तो यहीं पर से वो बहुत सारी की पावर को जनरेट करता है और उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी जियोंग फैमिली के डायनामिक आर्ट को फाइनली कंप्लीट कर लिया और जो मेरी एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जिसे मैंने यहाँ पर खुद बनाया है, इसकी मदद से ना सिर्फ मैंने अपनी बॉडी के सभी मसल्स को कंप्रेस किया है बल्कि मेरी बॉडी अपनी पीक पर पहुंच चुकी है, यानी कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। पता नहीं अब यहाँ पर इससे मेरा लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा या नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और उसे इस बात की उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग ब्रेक थ्रू करते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के अंदर एक रूल ये भी होता है कि जैसे जैसे आप अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करते हैं आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। माइस योनशिन वहां पर सोच रहा होता है कि जब मैंने पहले यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को चेंज करने के बारे में सोचा था तो मैं अपने ब्रदर के पास गया और जाकर उसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक नई तरह की मार्शल आर्ट्स क्रिएट की है, अपनी डायनामिक आर्ट को मैंने बेहतर बनाया है। तो बिग ब्रदर जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसे कहता है कि योनशिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को अपग्रेड करने से तुम्हारा लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगा। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सही कर रहा हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू भी किया है। तो वो उसे कहता है लेकिन प्लीज यहाँ पर किसी से इस बारे में बात मत करना। तो योन कहता है क्या मतलब है, क्या मैं फादर को इस बारे में ना बताऊं? तो वो उसे कहता है नहीं, ना ही फादर को ना ही अपने छोटे भाई को। लेकिन मैं योनशिन अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसे जाकर बताता है। जब उसे बताता है तो छोटा भाई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बेहतर कर चुके हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? तो उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं तुम्हारे जैसे श्रापित बच्चे के साथ बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर एनर्जी के गोले की तरह फट जाओ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते वक्त मर जाऊं। तुझे बात सुनते ही योन को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर फादर के पास जाता है, जाकर फादर से बात करता है। तो फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई मार्शल आर्ट्स के सेंट हो जो कि यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट डायनामिक आर्ट को चेंज कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की? मार्श योन जो था अपने फादर से भी वहां पर बातें और डांट सुनने के बाद वापस आ जाता है, यानी कि उसे यहाँ पर फैमिली की मार्शल आर्ट्स के अंदर चेंजेस करने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया, उसने फाइनली यहाँ पर अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को चेंज कर दिया और यहाँ पर एक नया ब्रेक थ्रू किया। और वो बैठा सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा आसान था, अब मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कब तक मैं यहाँ पर जी सकता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि फैमिली के सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहे और कोई कभी यहाँ पर दुखी ना रहे। मेरे फैमिली के लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग मुझे श्रापित बच्चा समझता है क्योंकि पैदा होते वक्त मैं अपनी माँ को मार दिया था। योनशिन अपने रूम में बैठा होता है कि सभी सर्वेंट जो होते हैं वो भागते हुए बाहर दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग जल्दी आने वाले हैं। तो योनशिन कहता है कि ये सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई को जोंगनन सेक्टर में एडमिशन मिल गया और जोंगनन सेक्टर से कोई एल्डर यहाँ पर उसे खुद पिक करने के लिए आने वाला है और ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। साथ ही वो जोंगनन सेक्टर के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि 9 ग्रेट क्लैंस में से एक बड़ा क्लैन है, जैसे कि माउंट हुआ सेक्टर है। माउंट हुआ सेक्टर भी काफी बड़ा सेक्टर है और इसी तरह जोंगनन सेक्टर भी उसके साथ उसकी बराबरी कर रहा है। माइस योन कहता है कि मुझे भी जाकर उनसे मिलना है, लेकिन ओवरसीयर स्पेशली वहां पर फादर के ऑर्डर पर आता है और उसे कहता है कि तुम गेस्ट के सामने नहीं जा सकते। तो वो कहता है क्या मेरे पैदा होते वक्त मेरी माँ का मरना इतना बड़ा गुनाह था? क्या मैं यहाँ पर अपनी फैमिली में आने वाले मेहमानों से भी नहीं मिल सकता? तो ओवरसीयर उसे कहता है कि तुम्हारे फादर के ऑर्डर्स है, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो माइस योन जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा। तो जब ओवरसीयर वहां पर से चला जाता है तो माइस योन जो था वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि चोरी छुप के दूर से जाकर देख लूंगा, मैं जोंगनन के मास्टर्स को देखना चाहता हूं जो यहाँ पर हमारी फैमिली में बिग ब्रदर को लेने के लिए आने वाले हैं। आखिर दूर से देखने में क्या ही बुरा होगा, फादर को पता भी नहीं चलेगा और मैं दूर से उनको देख लूंगा। तो सभी लोग दरवाजे में खड़े होते हैं और वहां पर से एल्डर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे योन की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अक्सर इसी तरह से किस्मत बदलती है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।